मैं 16 साल का था जब इनटू द वाइल्ड से प्रेरित होकर घर छोड़कर भाग गया। बहुत ही छोटी उम्र से मुझे ट्रैवल करने का शौक था। मैं अपने स्कूल के दोस्तों से कुछ अलग था। मुझे अकेले नई जगहों पर जाना, उसके बारे में खोज करना बहुत पसंद था। मुझे याद है कि मैं अपने घर के पास बने पुराने कब्रिस्तान जाता और वहां पर हर समाधि पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ता था। मैं बहुत बहादुर था और मुझे आजादी पसंद थी। मेरी माँ बहुत ही कठोर थी। जब से मेरे डैड ने मेरी मॉम को एक दूसरी औरत के लिए छोड़ा, तब से मेरी मॉम कहीं भी ज्यादा आती जाती नहीं थी, ना किसी से मिलती, ना बात करती थी। उनका लोगों से भरोसा उठ गया था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था और मुझे उनके लिए बुरा लगता था, पर उनके ओवर प्रोटेक्टिव नेचर से मुझे घुटन होती थी। फिल्म से प्रेरित होकर और अपने घर के माहौल को देखते हुए मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। मैंने पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे बचाए और कुछ पैसे मैंने अपनी मॉम के पर्स से चुरा लिए। मैंने एक नोट लिखा, अपना बैग पैक किया, अपना कैंपिंग टेंट लिया और घर से निकल गया। मैं ज्यादातर पैदल ही चलता था। जब मैं थक जाता तो किसी से लिफ्ट मांग लेता। मैं कुछ पैसों और खानों के लिए कहीं भी काम कर लेता था। मेरी जिंदगी कठिन थी, पर मैं आजाद था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसी तरह की जिंदगी जीना चाहूंगा जब तक मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ था। एक गैरेज में 8 महीने काम करने के बाद मैंने एक सोलो ट्रिप पर जाने का फैसला किया। मैं एंजल फॉल्स देखने कनाइमा नेशनल पार्क जाने वाला था। यह साउथ अमेरिका में था और मैंने पैदल यात्रा करने का सोचा। जंगलों और पहाड़ों में घूमने का मेरा हमेशा से एक सपना था, पर इस जगह पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि ये वाटरफॉल जंगल के बीचों बीच स्थित था। क्योंकि मैं एक नाबालिग था और घर से भागा हुआ था, तो इस तरह की जगह पर अकेले जाना कोई समझदारी की बात नहीं थी। पर मैं ये करना चाहता था ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं अकेले अपना ख्याल रख सकता हूं या नहीं। मैंने कुछ पैक्ड फूड और पानी लेकर सुबह सुबह ही चढ़ाई शुरू कर दी थी। वो लंबे हरे पहाड़ ऐसे लग रहे थे मानो वो किसी काल्पनिक दुनिया की रखवाली कर रहे हैं। मैंने कभी इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ चहचहाते हुए नहीं देखा था। हवाओं के साथ मिली जंगल की आवाजों ने मेरे चारों ओर एक नया माहौल बना दिया था। मैं अपने साथ एक मैप भी ले गया था क्योंकि इस तरह की जगहों पर एक टाइम के बाद जीपीएस काम करना बंद कर देता है। मैंने तय किया कि मैं जल्द से जल्द उस झरने तक पहुंच जाऊंगा और फिर रात होने से पहले लौट आऊंगा। मैं जानता था कि यह जंगल कितना घना और भूल भुलैया जैसा है, इसलिए देर रात तक यहां रुकना किसी भी सोलो ट्रैवलर के लिए खतरनाक था। 2 घंटे तक चलने के बाद जब मैं उस झरने पर पहुंचा, तब तक सूरज मेरे सर पर था। पहाड़ों से गिरते हुए पानी की आवाज और वो नजारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आकर्षित एंजल फॉल ठीक मेरे सामने था। मैंने वहां तस्वीरें ली, अपने पैरों को उस चमकदार पानी में डालकर बैठा। झरने के पानी से मैंने अपना हाथ मुंह धोया। तब दोपहर के 12 बजे थे और नीचे उतरने में अभी वक्त था, तो मैंने उस झरने के पास काफी समय बिताया। उस नज़ारे में मैंने खुद को प्रकृति के बहुत करीब महसूस किया। मुझे भूख लगी थी। मैंने अपने बैग से सैंडविच निकाला। अभी मैंने 2-3 बाइट्स ही ली थी कि मुझे दूर से एक बहुत जोरदार आवाज सुनाई थी। वो ऐसा था जैसे किसी ने पूरी ताकत लगाकर गोंग बजाया हो। मैं उठा और उस रास्ते पर चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी। पेड़ पौधे हटाते हुए मैं जंगल में अपना रास्ता बना रहा था। आधे घंटे चलने के बाद जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं थक कर वापस लौटने लगा। कुछ दूर चलने पर पानी की एक मोटी बूंद मेरे ऊपर गिरी। मैंने ऊपर देखा, इतने में जोर से बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश होने लगी। मैं झरने की ओर भागने लगा। जल्दी आसमान में काले बादल छा गए और तूफान आ गया। मैं 1 घंटे तक वापसी का रास्ता ढूंढता रहा। थक कर मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। इस तूफान में उस पेड़ के नीचे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। जब तक बारिश रुकी, रात हो चुकी थी। मेंढक और कई सारे अलग अलग तरह के कीड़ों की आवाज आने लगी। पास ही के किसी पेड़ से एक जंगली उल्लू की आवाज आ रही थी। मैं जान चुका था कि मैं इस घने जंगल में खो गया हूं। मैं डर गया था, पर मैंने खुद को शांत किया और ये सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बड़े जंगल में एक सुरक्षित रात बिता सकता हूं। तभी मैंने उस गोंग की आवाज को फिर से सुना और इस बार कुछ लोगों के साथ में गुनगुनाने की आवाज भी आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कुछ लोग कोई अजीब सी प्रार्थना कर रहे हों।
मैं उस आवाज को सुनते सुनते उस ओर जाने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद मैंने अंधेरे में एक रोशनी देखी। जब मैं रोशनी की तरफ बढ़ा तो मैंने खुद को एक पैगोडा स्टाइल मोनेस्ट्री के सामने पाया। वो रोशनी उस मोनेस्ट्री के गेट पर लगे एक छोटे लैंप से आ रही थी। मैंने उस दरवाजे को खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। मैंने किसी के चलने की आवाज नहीं सुनी। इस बार मैंने और जोर से दरवाजे को खटखटाया। दूसरी ओर से फुसफुसाने की आवाज आई और फिर किसी के दरवाजे तक आने की आहट हुई। दरवाजा खुला। उस दरवाजे को खोलते समय उसमें से ऐसी खड़खड़ाती हुई आवाज आई जैसे सालों से बंद होने पर जैम हो गया हो। दरवाजा खुलने पर मुझे अंदर कोई नहीं दिखा। सामने बिल्कुल अंधेरा था। अचानक ही उस घने अंधेरे में मुझे सिर्फ चमकती हुई 2 आंखें दिखी। सच बताऊं तो मैं जोर से चिल्लाने ही वाला था कि एक पूरा आदमी सामने निकलकर बाहर आ गया। एक लंबा सा आदमी जिसने सफेद रंग का चोगा पहना था, बिल्कुल एक साधु की तरह मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं एक यात्री हूं और मैं इस तूफान में खो गया हूं। अगर मैं अंदर आओ, हमें बहुत खुशी होगी। मैं उस आदमी के पीछे मोनेस्ट्री के अंदर चला गया। हम एक लंबे कॉरिडोर से गुजरे जिसकी दीवारों पर मोमबत्तियां जल रही थी। जब मैंने उसकी छत की ओर देखा तो उस पर बहुत अजीब चित्र बने हुए थे। मुझे लगा कि वो जगह पूरी तरीके से बहुत ही अजीब थी। वो आदमी मुझे एक छोटे से कमरे तक ले गया और वहां उसने मुझे आराम करने को कहा। मैं भीग गया था, इसलिए शायद उसने मुझे एक लाल रंग का चोगा पहनने को कहा। मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गया। मैं खुश था कि आखिरकार मुझे रात बिताने के लिए एक जगह मिल गई। तकरीबन 1 घंटे बाद किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैं फौरन उठा और पूछा, कौन है? वही आदमी जो मुझे इस कमरे में लाया था अंदर आया और उसने कहा, प्रोफेट डेनिसन तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। वो आदमी मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया जो कि डाइनिंग हॉल लग रहा था। वहां छोटे टेबल पड़े हुए थे जिसके आसपास कुर्सियां लगी हुई थी। उस आदमी के जैसे 4 और आदमी जिन्होंने वैसे ही सफेद चोगा पहना हुआ था सामने के टेबल पर बैठे थे और उनके बीचों बीच में एक और आदमी बैठा था जिसने मेरी तरह लाल चोगा पहना हुआ था। वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी तरफ आया। उस आदमी का आधा चेहरा उस चोगे की टोपी से ढका हुआ था। वो पास आया और उसने कहा, यहां आने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। एहसान? कैसा एहसान? पहला आदमी बोला, प्रोफेट डेनिसन तुम्हारा शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि तुम उनकी जान बचाने वाले हो और हम डेनिसन के भक्त भी तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। अरे तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? मैं कैसे किसी की जान बचाने वाला हूं? मैंने चिढ़ते हुए कहा। प्रोफेट डेनिसन का चेहरा देख मेरी टांगें सुन्न हो गई। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों पर कीड़े पड़े हुए थे। पूरे कमरे में गंदी बदबू फैल गई थी। छी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मैं पीछे होते हुए चिल्लाया। अचानक से 2 सफेद चोगा पहने आदमियों ने मुझे दबोच लिया और दीवार पर टिका दिया। जिस आदमी ने मेरे लिए दरवाजा खोला था वो बाहर गया और मेरी ही उम्र के एक दूसरे लड़के को बाहर से अंदर लेकर आया। वो लड़का पूरी तरह से होश में नहीं था। उस आदमी ने उस लड़के को प्रोफेट डेनिसन को सौंप दिया। डेनिसन ने उस लड़के को कंधे से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। अगले पल जो हुआ उसने मुझे जिंदगी भर के लिए दहशत में डाल दिया। डेनिसन ने अपना मुंह खोला। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसका जबड़ा उसकी गर्दन तक आ गया था और फिर उसने उस लड़के के सर को निगल लिया, बिल्कुल एक सांप की तरह। डेनिसन ने उस लड़के के सर को उसकी गर्दन से अलग कर दिया और चबाने लगा। उसके मुंह से खून बाहर बह रहा था। प्रोफेट डेनिसन उस लड़के को चिकन की तरह चबा गया और ये देख कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं जानता था अगला नंबर मेरा, पर मैं डेनिसन के चेहरे पर एक चीज देखकर चौंक गया। उसके सड़े हुए चेहरे का आधा हिस्सा ठीक हो गया था और मानो उस लड़के को खाने के बाद उसकी रगों में फिर से खून दौड़ उठा था। मैं समझ गया था कि ये जहन्नुम से आया एक राक्षस है और बाकी के लोग उसकी आज्ञा का पालन करने वाले। मैं पीछे मुड़ा और बाहर की ओर भागने लगा। सभी लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागे और मैंने डेनिसन को चिल्लाते हुए सुना, वापस लाओ उसे, ये लड़का मेरे लिए आखिरी बलि है।
मैं कॉरिडोर से भागते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ा और फिर वहां से जंगल की तरफ भागा। मैं अपने कपड़े, अपना फोन सब उस मोनास्ट्री में भूलकर एक डरपोक हिरण की तरफ भागने लगा। उसके बाद मैं थक गया और बेहोश होकर कीचड़ में गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो आसमान में सूरज निकल चुका था। पिछली रात एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। मैं कीचड़ से लथपथ था। मेरे माथे पर एक बड़ा घाव था। जब मैं बेहोश हुआ तो शायद किसी से टकरा गया था। मैं लौटकर वहां कभी नहीं गया। मैं नहीं जानता कि मैं नीचे कैसे उतरा। एक भले गांव वासी ने मुझे पास के हॉस्पिटल तक लिफ्ट दी। मुझे बाद में उस गांव वासी से पता चला कि इन घने जंगलों के बीचों बीच में कभी डेनिजन्स का एक समूह रहता था। उसका सरदार प्रॉफेट डेनिजन एक दिन मर गया तो उसके चेलों ने उसे वापस लाने के लिए एक जादुई प्रथा शुरू करी। गांव के जवान लड़के गायब होना शुरू हो गए। लोगों को लगने लगा कि डेनिजन को वापस लाने के लिए उसके चेले उन जवान लड़कों की बलि चढ़ाते हैं। वो शैतानों से भीख मांगते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और जब ये बात गांव वालों को पता चली तो वो भड़क गए। एक रात गांव वालों ने मिलकर मोनास्ट्री में आग लगा दी। डेनिजन के चेले अंदर से चिल्लाते रहे। तब से अगर कोई भी अंधेरा होने के बाद वहां जाता है तो उन भटकती आत्माओं का शिकार हो जाता है और फिर कभी नहीं मिलता। मैं नहीं जानता जो मेरे साथ उस रात हुआ वो मेरी कल्पना थी या एक खौफनाक सच्चाई, पर मेरे पास आज भी उनका दिया हुआ वो लाल चोगा है। ये सोचकर कि ये वही चोगा है जो मुझे शैतान के आगे बलि देने के लिए पहनाया गया था, मेरी रूह कांप जाती है। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। जैसे कि ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि वो लाइफ में आगे क्या करें, मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन के बाद दुनिया घूमने का तय किया। और दुनिया से मेरा मतलब है वो जगह जो सस्ती हो और मेरी थोड़ी बहुत सेविंग से मैं वहां घूम पाऊं। मैं ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों में घूमा जहां डॉलर की कीमत ज्यादा थी और मैं वहां आराम से घूम फिर पाया। मुझे वहां के लोकल कल्चर को जानकर, नए लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। लेकिन यह सब बदल गया जब मैं रोमानिया पहुंचा। वहां एक छोटे से बार में मैंने एना नाम की एक लड़की से मिला। वो काउंटर पर अकेली बैठी थी। उसने अपने लंबे काले बालों की खूबसूरत 2 चोटियां बनाई हुई थी और उसकी गोरी स्किन डिम लाइट में जगमगा रही थी। उसे देखकर मैं इतना तो समझ ही गया था कि ये मुझसे नहीं पटने वाली, और इसलिए मैंने उससे जाकर बात करने के बारे में सोचा भी नहीं। बात तब बनी जब उसने आगे से आकर मुझसे बात की। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं रोमानिया घूमने आया हूं, और वहां से बात शुरू होते होते हम एक दूसरे से इस तरह बातें करने लगे जैसे कि पुराने दोस्त हों। वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रही थी और मैं भी बहुत ही खुशी से उसे अपने ईस्टर्न यूरोप की ट्रैवल स्टोरीज बताकर इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वाह, तुम तो काफी जगह घूम चुके हो। हाँ, मुझे अलग अलग जगहों पर घूमना, वहां के लोगों से मिलना और उनके कल्चर को जानने का बहुत शौक है। तो आज रात के बाद तुम कहां जा रहे हो? उम्मीद करती हूं कि तुम इतनी जल्दी तो रोमानिया से नहीं जाओगे। वेल, मैंने यूक्रेन जाने के बारे में सोचा तो था, पर अब सोच रहा हूं कि यहां कुछ टाइम और रुक जाऊं। क्या वाकई? तो क्यों ना तुम कल रात मेरे घर डिनर पर आ जाओ। मेरा घर यहां से ज्यादा दूरी पर नहीं है। वहां तुम्हें मेरे भी कुछ लोगों को जानने का मौका मिल जाएगा। क्यों ना आज ही चले? मेरे पास आज वक्त है। ओह, ये तो और भी अच्छा होता, पर मेरी बहन कल तक बिजी है और वो पागल कर देगी मुझे अगर मैंने उसे तुमसे नहीं मिलवाया तो। मैं नहीं जानता कि मैंने ये नशे में किया या फिर मेरे दिमाग खराब हो गया था, पर मैंने उस लड़की के दिए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक नैपकिन पर अपने घर का एड्रेस और वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाकर मेरे हाथ में थमा दिया। उसने मेरे हाथ को कुछ ज्यादा ही देर तक पकड़े रखा। कल शाम 6 बजे हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे, ओके? मैं नशे में धुत एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराता रहा। वो नाइट क्लब से बाहर निकलने लगी और मैं उसे देखता रहा। मैं उसकी चाल पर फिदा हो गया था। अगली सुबह नशा उतरने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना पागल था जो मैंने एक अनजान शहर में एक अनजान लड़की से मिलने का वादा कर दिया था। फिर भी मुझे उससे वादा करके मिलने ना जाना सही नहीं लग रहा था। मैंने एक कार रेंट कर ली और एना ने नैपकिन पर मुझे जो डायरेक्शन लिख कर दी थी उसे फॉलो करना शुरू किया। तकरीबन 1 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं रोमानिया के कंट्री साइड तक आ गया था।
वहां जंगल के बीच एक छोटा सा कस्बा था। जो डायरेक्शन एना ने मुझे दी थी उस पर लिखा था कि उसका घर कस्बे का सबसे बड़ा घर है और वो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना है। मुझे डर था कि मैं उसका घर ढूंढ नहीं पाऊंगा, पर वो कस्बा इतना छोटा था कि मुझे उस घर को ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। वो पहाड़ी एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी थी और उसका घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। वहां के लोगों ने मुझसे नजरें तक नहीं मिलाई और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वो मेरे पीछे से अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मैं उनके लिए अनजान हूं, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। और फिर कहीं से अचानक एक लोकल बंदा मेरे पास आया। उस आदमी के कपड़े फटे हुए थे, आंखें डरावनी थी और वो पूरी तरह से बिखरा हुआ सा लग रहा था। जैसे ही मैं पहाड़ी पर चढ़ने लगा वो भागता हुआ मेरे सामने आ गया। उसने रोमेनियन भाषा में कुछ कहा, पर मेरे लिए वो एक रहस्य ही बना रहा। उस आदमी के मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, पर वो शराब की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बात करने से पहले उसने बहुत सारा अदरक खाया। मुझे लगा कि वो मुझे कुछ बेचना चाहता है। मैंने उसे इशारे से समझाया कि मुझे नहीं चाहिए, पर वो आदमी तो जैसे ना सुनना ही नहीं चाहता था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि मैं उससे अपना हाथ छुड़वा पाता उसने मेरे हाथ में कुछ दिया और भाग गया। बिना पीछे मुड़े वो जोर से भागने लगा और रोमेनियन में कुछ चिल्लाता रहा। मैंने अपने हाथ में देखा, उस आदमी ने मुझे चांदी का एक क्रॉस साइन दिया था। मैंने उसी समय उसे फेंकना चाहा, पर वो चांदी असली लग रही थी। मुझे उसे बेचने पर अच्छे पैसे मिल सकते थे, इसलिए मैंने उस क्रॉस साइन को गले पर पहन लिया और उसे अपनी शर्ट के अंदर डाल दिया ताकि वो घुम न जाए। मैं पहाड़ी पर बने उस घर की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते थक गया और थक कर मैंने उस दरवाजे को खटखटाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे बालों वाली लड़की मेरे सामने आई। तुम पक्का जॉन हो, राइट? एना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मेरा नाम एलेना है, एना की बहन। अंदर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। थैंक यू मिस। तुम तो बहुत ही पोलाइट हो। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें डाइनिंग रूम तक ले जाती हूँ। हम डिनर के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं अंदर एंटर हुआ और उस महल को देखकर दंग रह गया। वो बाहर से ही काफी बड़ा लग रहा था और अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था। रोमेनिया के पुरानी चित्रकला और एंटीक फर्नीचर ने उसमें 4 चांद लगा दिए थे। एलेना एक अंधेरे हॉलवे से ले गई। उसकी हॉलवे की खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। उसने एक दरवाजा खोला और वहां एक विशाल डाइनिंग रूम था जो 4 लोगों के लिए बहुत ही बड़ा था। मैंने वहां एना के साथ एक लड़की को देखा। उसके बाल लाल रंग के थे और मुझे लगा कि शायद वो उनकी तीसरी बहन है। तो आखिर तुम आ ही गए। एक बार के लिए तो मैं डर ही गई थी कि कहीं तुम हमें धोखा ना दो। धोखा? वो भी तुम्हें? अरे कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आया और फौरन ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। बहुत ही धीमी पर ऊपर से खड़खड़ाती हुई एक आवाज आई। एक सुंदर झूमर की तारीफ करते हुए बात की शुरुआत करते हैं, ऐसा सोचकर मैंने कमरे की छत की ओर देखा, पर वो नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की छत पर दर्जनों लाशें लटकी हुई थी। उनकी आंखें उनकी खोपड़ी के अंदर धसी हुई थी। उनके चेहरे बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी गर्दन को तोड़ दिया गया था और उनकी बॉडी से खून बह रहा था। वो बहुत ही दर्दनाक मंजर लग रहा था। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें सजावट पसंद आई होगी। हम तुम्हें खाने पर बुलाकर तुम्हें निराश नहीं करना चाहते थे। What the hell? इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करता, एलेना ने अपने हाथों की मदद से मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैं नहीं जानता कि उसमें इतनी ताकत कहां से आई, पर मैं उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे इतनी जोर से धकेला कि मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया और तभी तीसरी लड़की मेरे पास आई और उसने भी अपने हाथों के बल से मेरा दूसरा कंधा पकड़ लिया। उन दोनों ने मुझे जोर से पकड़ लिया और एना मेरे नजदीक आने लगी। एना मुझे देखकर एक शैतान की तरह मुस्कुराई और उसके 4 नोकीले दांत बाहर आ गए, बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह। मेरा दिल हलक तक आ गया जब उसने मेरे गालों को अपने पंजे जैसे नाखूनों से मुझे सहलाया। उसने मुझे गले से लगाया। मैं उसकी सांसें महसूस कर पा रहा था। वो मुझे काटने के लिए मेरे और करीब आई। अचानक ही वो चीखने लगी। उसकी चीख से मेरे कान फट रहे थे। वो दर्द से पीछे हट गई। मैंने अपने गले में जो क्रॉस पहना था उसकी वजह से उसकी स्किन जल गई थी और उस पर एक गहरा घाव हो गया था।
जैसे ही लाल बालों वाली लड़की ने मेरे कंधे से हाथ हटाया और एना को देखने गई, मैंने उस हाथ का इस्तेमाल कर अपनी शर्ट से वो सिल्वर क्रॉस निकाला जो उस बूढ़े आदमी ने मुझे दिया था। उस सिल्वर क्रॉस को देखकर एलेना ने मुझे मेरे कंधे से हटा दिया और डर कर पीछे हो गई। जैसे ही मैंने क्रॉस के साइन को उन तीनों के आगे करा, वो छटपटाने लगे और उनके सुंदर चेहरे राक्षसी में बदल गए। उनके होंठ झुंझुनाने लगे और उनकी आंखों में गुस्सा भर गया। मैंने क्रॉस के साइन को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि शायद वो टूट जाता, पर मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने एक पल के लिए भी उन तीनों को अपनी नजरों से हटने नहीं दिया और क्रॉस के साइन को उनकी आगे करके डाइनिंग हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा, मैं बहुत तेज भागने लगा। जितना जोर से हो सके मैं उतनी जोर से भागा। किराए पर ली हुई गाड़ी को मैंने उसकी सही जगह पर पार्क किया और जितना जल्दी हो सकता था प्लेन की रिटर्न टिकट ली और मैं अपने घर लौट आया। इस हादसे को 1 साल हो गया, पर मैंने आज तक किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे भी या नहीं। मैं बस उस कमरे की छत पर लटकी उन लोगों की लाशों के लिए दुआ कर सकता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और बाकी के लोग एना और उसकी बहनों के चंगुल से बचे रहें। हमें 4 हफ्तों की छुट्टियां मिली थी और मेरे ऑफिस के सभी लोग घूमने के प्लान्स बनाने लगे। ट्रैवलिंग से मैं कभी आकर्षित नहीं हुआ। मैंने खुद को कहा, मेरा नाम ब्लेक है, मैं 31 साल का हूं, मुझे आज तक घूमने जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यहां तक कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग आखिर घूमने जाते ही क्यों हैं। कहीं बाहर घूमने जाने में कितना समय बर्बाद होता है। इससे अच्छा तो मैं वो सारा समय काम करने में बिताना चाहूंगा। उस दिन ऑफिस के बाद मैं अपने दोस्त MTT के साथ घर लौट रहा था। हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। तो ब्लेक, क्या प्लान्स बनाए इन छुट्टियों के तुमने? हाँ, कल मैं अपने डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। मेरा दोस्त मैट जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते उसने कहा, देखो ब्लेक, मैं जानता हूँ तुम्हें घूमना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मानो तो तुम उसे एक मौका दो, तुम्हें काफी मजा आएगा। अगर तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे जरूर बताना, हम दोनों साथ में कहीं चलेंगे। कुछ देर बाद मैं अपने घर तक पहुंच गया और मैंने अपने दोस्त से विदा लिया। जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, मैं जानता था कि ट्रैवलिंग पर मेरे विचार नहीं बदलेंगे, पर मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था कि अगले ही दिन मैं अपनी कभी ना भूलने वाली सोलो ट्रिप की टिकट्स बुक करने वाला हूं। अगली सुबह मैं अपने डॉक्टर के पास गया। मुझे पिछले कई हफ्तों से दिल में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए। डॉक्टर ने मुझ पर कुछ टेस्ट किए और जब उनके रिजल्ट्स आए तो मुझे बताया गया कि लगातार काम करने की वजह से मुझे हाई स्ट्रेस है। मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब से ही मुझे काम का ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और हो सके तो मुझे कहीं घूम कर आना चाहिए जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो सके। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ हफ्तों की छुट्टियां मिली हैं। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम कोई रिजॉर्ट या स्पा बुक करके वहां जाओ और खुद पर भी थोड़ा ध्यान दो। उस रात घर लौटते हुए मैंने सोचा कि मुझे ट्रैवलिंग कितनी भी बेकार क्यों ना लगे, मेरी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इंटरनेट पर जगह खोजने लगा और जल्दी मैंने एक आर्टिकल ढूंढ निकाला। यह आर्टिकल द सेरीन रिजॉर्ट के बारे में था। यह रिजॉर्ट एक जंगल में था और उनका स्लोगन था, यहां आकर आपको वो शांति मिलेगी जिसकी आपको बहुत जरूरत है। मैंने इस रिजॉर्ट के बारे में और जानना चाहा, पर सभी ने सिर्फ स्टार रिव्यूज डाले हुए थे, तो बिना ज्यादा वक्त गवाए मैं अगले ही दिन की टिकट बुक करवा ली। जब मैं रिजॉर्ट पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि वह जगह बहुत ही खूबसूरत और शांत थी। मैंने पहले हफ्ते योगा और मेडिटेशन जैसे एक्टिविटीज में पार्ट लिया, जबकि मैं हर वो कोशिश कर रहा था जो मुझे करनी चाहिए, पर फिर भी मुझे स्ट्रेस हो रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ कुछ और टाइम बिताऊंगा ताकि मैं और कोशिश कर सकूं। तीसरे हफ्ते में मेरा दोस्त मैट भी इस रिजॉर्ट पर आ गया था। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला कि स्ट्रेस होने की वजह से तुम यहाँ सोलो ट्रिप करने आए हो, तो सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दे दी जाए। हालांकि मैं इस ट्रिप पर अकेले ही आया था, पर मुझे अपने दोस्त मैट को देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे कंपनी की काफी जरूरत थी। हमने तीसरे हफ्ते में बहुत सी एक्टिविटीज की और हमें बहुत मजे भी आए। जैसे ही चौथा हफ्ता आया, हम जानते थे कि हमें जल्द ही वापस लौटकर फिर से काम पर लगना है। मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ था, पर फिर भी मैं जानता था कि मुझे और वक्त खुद को देना चाहिए। बुधवार की एक दोपहर को एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे बात करने लगा। क्या आपका नाम मिस्टर ब्लेक है? हाँ, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, वो मैं बस ये पूछ रहा था कि आप यहाँ अपना स्ट्रेस दूर करने आए थे
और मैंने सुना है कि यहाँ की एक्टिविटीज आपको इतना हेल्प नहीं कर पा रही हैं। मैं थोड़ा हैरान था कि इस आदमी को ये सब कैसे पता, क्योंकि आज से पहले मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा था। पर मैं उससे बात करता रहा। मुझे गलत मत समझना, मैं थोड़ा डी स्ट्रेस हुआ हूँ, पर ज्यादातर एक्टिविटीज में मुझे इतना हेल्प नहीं हुआ। तो फिर आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि मैं आज कुछ लोगों को, एक ग्रुप को क्लिफ साइड लेके जा रहा हूँ। वहाँ हम स्ट्रेस रिड्यूस करने की कुछ और एक्टिविटीज करेंगे, जैसे एडवांस्ड योगा। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं, पर मैं अपनी सेहत को बेहतर करना चाहता था ताकि मैं काम पर लौट सकूं। इसलिए मैंने हाँ कर दी और मुझे ये भी लगा कि यह आदमी रिजॉर्ट के स्टाफ का मेंबर ही होगा। उस दिन करीब 1 बजे मैं और मेरे साथ कुछ लोग क्लिफ साइड जाने के लिए निकले। मैंने इसके बारे में मैट को नहीं बताया, क्योंकि उस दिन वो कुछ और कर रहा था, पर मैंने उसके लिए एक नोट छोड़ दिया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ताकि पीछे से वो मेरे लिए परेशान ना हो। एक्टिविटीज शुरू हुई और उस आदमी ने हमें मेडिटेट करने को कहा। हम सब वही कर रहे थे जैसा वो आदमी हमें सिखा रहा था। 20 मिनट बाद मैंने देखा कि उस आदमी ने अपनी जेब से एक अलग सा पाउडर निकाला और वो उसे सभी लोगों के चेहरे पर डालने लगा। तो मैंने उससे पूछा, ये पाउडर किस लिए? घबराइए मत मिस्टर ब्लेक, ये स्पेशल पाउडर आपके माइंड को रिलैक्स और शांत करने के लिए है। मैं योगा टीचर तो नहीं था, पर मुझे पाउडर का इस्तेमाल कुछ खटकने लगा। जैसे ही उस आदमी ने मेरे पास आकर उस पाउडर को मेरे चेहरे पर फूंकना चाहा, मैं थोड़ा पीछे हट गया ताकि सारा पाउडर मेरे मुंह पर ना आ सके। जब उसने सबके चेहरे पर वो पाउडर फेंक दिया, वो आदमी मुस्कुराने लगा। ज्यादा वक्त नहीं लगा, मेरा सर जोर से दर्द करने लगा और मुझे तकलीफ होने लगी, जैसे मुझे कुछ नशा सा चढ़ रहा हो। मैंने अपने आसपास देखा, मेरे साथ आए बाकी के लोगों के चेहरे सुन्न पड़े थे। मैंने हिलने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे पत्थर हो गए हों। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जैसे ही मेरी चिंता बढ़ने लगी, वो आदमी बोला, तुम सब पागल हो, पागल लोग। क्या तुम्हारे पास और कोई जरिया नहीं है अपना पैसा बर्बाद करने का, जो तुम लोग यहाँ चले आए शांति और सुकून की तलाश में, जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती? मैंने बचपन में ही जान लिया था कि इस पागल दुनिया में शांति और सुकून कहीं नहीं है, और कोई भी ध्यान, योगा तुम्हें वो नहीं दिला सकता जो तुम चाहते हो। वो आदमी बिल्कुल एक शैतान के जैसे लग रहा था। मुझे पता था कि उसने उस पाउडर की मदद से हम सब पर कुछ कर दिया था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरा मुंह नहीं खुल रहा था। मैं अपने शरीर को हिलाना चाहता था, पर मैं खुद को समझ ही नहीं पा रहा था। वो आदमी बोलता रहा, पर क्योंकि तुम सब शांति की तलाश में निकले हो, तो मैं उसमें तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसको पाने का एकमात्र इलाज ये है कि तुम सब हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। जैसे ही उसने हमेशा के लिए सो जाओ कहा, मेरा डर और भी बढ़ गया और मैं सोचने लगा कि काश उसका मतलब वो ना हो जो मैं समझ रहा था। तभी उस आदमी ने पहली लड़की की तरफ उंगली की और उसे कहा, खाई के किनारे जाओ और कूद जाओ। मैं दहशत में देखता रहा। 25 साल की वो लड़की खाई के किनारे गई और कूद गई। उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वही किया जो उसने कहा। एक एक करके उसने सभी को खाई से कूदकर अपनी जान देने को कहा और खाई उस लोगों की लाशों से भर गई। मैं आखिरी इंसान था जिसे उस आदमी ने कूदने को कहा और एक जादू की तरह मैं उसकी बात मानकर खाई की ओर बढ़ने लगा। कोई तो चीज थी जो मुझे उस आदमी की बात मानने पर मजबूर कर रही थी, और ये बहुत ही निराशाजनक था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने उस आदमी को हंसते हुए वहां से निकलते हुए देखा। मैं खाई की ओर बढ़ा और खुद से ये कहने लगा कि मैंने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं खुद को इस तरह मरते हुए देखूंगा और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने महसूस कर लिया था कि मेरी टांगे कूदने के लिए तैयार हैं और मैंने हार मान ली थी। और इससे पहले कि मैं वहां से कूदता, किसी ने बहुत ही जोर लगाकर मुझे पीछे खींचा। जब मैंने देखा तो वो मेरा दोस्त मैट था। वो मुझे ये करता हुआ देख चिल्लाया, What the hell? ये तुम क्या कर रहे हो यार? मैं उसे सब बताना चाहता था, पर मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हुआ और मेरी आंखों के आंखें अंधेरा छा गया। जो मेरी आंख खोली, मैं रिजॉर्ट में था और मेरे बगल में एक डॉक्टर और मेरा दोस्त मैट खड़ा था। डॉक्टर ने मुझे लेटे रहने के लिए कहा। डॉक्टर ने बताया कि कुछ पल के लिए मेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। थोड़ी ही देर बाद होटल की मैनेजमेंट के कुछ लोग मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें वो सब बताया जो क्लिफ साइड मेरे साथ हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी जान क्यों ले रहा था।
उन्होंने मुझे बताया कि मैं डेविल ब्रेथ नाम के एक ड्रग का शिकार हुआ था। ये ड्रग बोराचेरो नाम के फूल से बनता है और इसका असर स्कोपोलामाइन की तरह होता है। इसके इस्तेमाल से इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर एक जानवर की तरह किसी और की बात मानने लगता है। ये ड्रग अक्सर चोर लोग लूटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर किसी को मारने के लिए इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से खाई के नीचे बहुत सी लाशें पाई गई हैं। जब उन पर तहकीकात की गई तो उन सबकी बॉडीज में भी डेविल ब्रेथ ड्रग पाया गया। क्योंकि आज से पहले इस घटना को बताने वाला कोई बचा ही नहीं था, इसलिए मेरी गवाही की मदद से अब एक केस ओपन किया जाएगा ताकि मुलजिम को पकड़ा जा सके। इस घटना ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं पहले की तरह सारा दिन बस काम नहीं करता था, मैंने खुद को भी वक्त देना शुरू कर दिया। मौत को छू कर आने के बाद मुझे मेरी जिंदगी की अहमियत का एहसास हुआ और यह भी पता चला कि इसे जीना और इसका ख्याल रखना कितना जरूरी है।